जय जोहार आप सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को और अभ्यर्थियों को। एग्जाम बहुत निकट है और आज हम भारत के संविधान में से प्रस्तावना का प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न देखेंगे। और प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले आज मैं सभी को अ, ये जो हमारा उद्देशिका है भारत का संविधान प्रस्तावना है ना, ये दिखाना चाहती हूँ। ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ना, है ना, और बहुत अटैच्ड हूँ इससे। तो प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले ये हम देखेंगे आज, ठीक है। और हमारे बुक का आधार तो वही एचआर पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ किताब है ना, उससे हम प्रश्न देख रहे हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। उद्देशिका है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है। तो इससे प्रश्न बनते हैं और है ना, आप ये उद्देशिका आप याद रखिएगा क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न बने हुए हैं, है ना। एक तो ये वाला यहाँ से, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, ये एक, हाँ, ये शब्द आप याद रखिएगा। और ये, है ना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, है ना, ये सब ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, और इससे कहीं ना कहीं प्रश्न बने हुए हैं। और इस तारीख ये वाला तारीख तो, है ना, फैक्ट है, तो इसको आप तारीख को तो याद रखना जरूरी है। और ये जो दिख रहा है ना ब्रैकेट में, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये भी प्रश्न में कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना। ये पढ़ने का और है ना, ये स्लाइड दिखाने का मेरा रीजन यही था। और हालांकि मुझे अच्छा तो लगता है ये, है ना, पढ़ना। और मैंने तो बकायदा अपने घर पे लिविंग रूम में इसका वो पोस्टर भी लगा रखा हुआ है। तो ये अच्छा लगता है, मैं अटैच्ड हूँ इस उद्देशिका से। तो चलिए आज हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? इसका उत्तर जनता। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री शासन प्रमुख है। भारत में राजनीतिक संप्रभु कौन है? तो भारत में राजनीतिक संप्रभु, है ना, जनता, जनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि, क्योंकि भारत में कोई वंश पद वंशानुगत नहीं है ना, ये कथन सही है। और विभिन्न पद निर्वाचनों से भरे जाते हैं, ये कथन भी सही है। राष्ट्रपति का पद निर्वाचन से भरा जाता है, और ये कथन भी सही है ना। तो उत्तर हो जाएगा 2 3 5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नांकित को क्रम से रखिए। ठीक है, वो जो भी मैंने प्रस्तावना पढ़ा, है ना, उसको हमको क्रम से रखना है। जिसको याद होगा वो इसको आसानी से सॉल्व कर पाएगा। चलिए हम
क्रम से रखते हैं। पहले नंबर पे आ जाएगा विचार की स्वतंत्रता। ठीक है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और फिर आ जाएगा विश्वास की स्वतंत्रता, ये तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर धर्म की स्वतंत्रता, और फिर उपासना की स्वतंत्रता, ये पांचवें नंबर पर। ठीक है, तो ए ई, ए ई यहाँ दिख रहा है, ए ई, फिर बी, फिर सी, और फिर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता का क्रम, ठीक है, ऐसा है, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ संसदीय प्रणाली किस, ये तो गलत है, ये भी गलत दिख रहा है। यहाँ कोई पद वंशानुगत नहीं है, ये सही है। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ये सही है। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, तो ये भी सही है। तो सी डी ई, सी डी ई ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, है ना, आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है पिछले प्रश्न का। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उद्देशिका को संविधान का भाग बताया है। आपने ये केस शायद पढ़ा होगा, है ना, इसके बारे में, केशवानंद भारती और केरल, केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, तो इसके बारे में इस वीडियो में बहुत ज्यादा व्याख्या में बात नहीं करेंगे, बस इतना ही याद रखिए। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उद्देशिका को संविधान का भाग बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो हमने पहले ही स्लाइड में देखा, है ना, तो इसमें संप्रभुता भी है, लोकतंत्रात्मक भी है, पंथ निरपेक्ष भी है। संघात्मक शब्द नहीं है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा संघी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघी। अगला है, यहाँ पे प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द वर्णित नहीं है। यह शब्द अनुच्छेद एक में संघ शब्द का उपयोग किया गया है। अनुच्छेद एक में संघ शब्द का उपयोग किया गया है। अगला देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिकता। उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिकता। अगला देखते हैं। सार्वभौमिकता से आशय सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए, इसका आशय ये होता है। चलिए अगला देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी?
तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? उत्तर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, 42वें संविधान संशोधन के तहत पंथ निरपेक्ष अखंडता एवं समाजवाद जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष, ये शब्द यहाँ पे कॉमा भी है, अखंडता एवं समाजवाद जोड़ा गया। अगला है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित को क्रम से रखिए। सेम उसी तरह का प्रश्न है। हमको, अगर हमें वो प्रस्तावना याद है तो हम इसको क्रम से जमा सकते हैं। चलिए जमाते हैं हम। पहले नंबर पे आ जाएगा समता, फिर दूसरे नंबर पर, हाँ पहले नंबर पर, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, गलत कर रही हूं मैं। पहले नंबर पर आ जाएगा न्याय, है ना, अभी देखा था हमने। पहले नंबर पर न्याय, दूसरे नंबर पर स्वतंत्रता, दूसरे नंबर पर स्वतंत्रता, और फिर समता, फिर भातृत्व। भातृत्व, एक बार हम स्लाइड पर वापस से देख लेते हैं, है ना, एक मिनट। मैं वापस लेके पर चलती हूँ उसी स्लाइड में। कहाँ गया, ये रहा। हम्म, स्वतंत्रता समता, स्वतंत्रता समता, अ, है ना, स्वतंत्रता हो गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा एकता अखंडता सुनिश्चित, हाँ ठीक है। चलिए, आपने ये देख लिया होगा, वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पर। हम्म, वापस हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं। कौन सा स्लाइड था? ये वाला था। ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? इसका उत्तर याद रखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता तो है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का विचार आया। तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो विचार आया है वो फ्रांस की क्रांति से आया है। ठीक है, उस वक्त फ्रांस में युद्ध हुआ, हो रहे थे, है ना, तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का विचार आया। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। अगला देखते हैं, फ्रांस की क्रांति यानी कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, जिसे अंतरराष्ट्रीय क्रांति के नाम से जाना जाता था। फ्रांसीसी तानाशाही शासक लुई 16वां के खिलाफ हुआ। इस क्रांति का लक्ष्य जो था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व प्राप्त करना था। इस घटना ने वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया। इसके अतिरिक्त 1776 में अमेरिकी क्रांति, 1760 में औद्योगिक क्रांति और 1917 में रूसी क्रांति हुई। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न हम देखते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका उत्तर उद्देशिका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना या उद्देशिका को कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। और बी एल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान का की आत्मा कहा। ठीक है, तो ये तथ्य भी आप याद रखिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग कहा? उम्म, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग कहा? इसका उत्तर है बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च स्थिति किसकी है? सर्वोच्च स्थिति संविधान की है ना? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च स्थिति किसकी है? तो संविधान की है। अगला देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? उत्तर है संविधान। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती मामले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए पढ़ते हैं एक बार सारे प्रश्नों को। मौलिक अधिकार संशोधित किए जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अ, भाग तो है। अच्छा, पूछा गया है क्या सही नहीं है ना? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है बोला है, तो ये भाग तो है ना? संसद संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। अनुच्छेद 368 केवल संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख करता है। ये भी गलत है। ये प्रश्न किस प्रकार का है? एक मिनट, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, एक मिनट ना। चलिए ये प्रश्न को हम फिर से एक बार पढ़ते हैं, है ना? मैं इसमें क्या सही नहीं है, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी। एक बार से वापस पढ़ते हैं इस प्रश्न को। केशवानंद भारती मामले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ठीक है, मौलिक अधिकार संशोधित किए जा सकते हैं, तो ये सही है ना? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अ, है ना? ये सही है। और संसद संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकते, है ना? तो ये भी सही है, नहीं बदल सकते, है ना? और प्रस्तावना संविधान का एक भाग है ना? ये सही है। और अनुच्छेद 368 केवल संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों कथन जो है ना, ये सही है ना? और तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या सही नहीं है पूछा गया है, तो ये सारे कथन सत्य हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी इस प्रश्न में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रमुख वाक्य था,
संसद संविधान के मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन वह नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन हो या उसका मूल स्वरूप बदलता हो। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ अगला है व्याख्या में ध्यान रखें, न्यायालय के पूरे निर्णय को एक साथ पढ़ने पर ही केशवानंद भारतीवाद स्पष्ट होता है। ठीक है, प्रश्न में सभी वाक्य अधूरे हैं इसलिए वे सही नहीं है, है ना? तभी मुझे समझ में क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। जैसे कि ये वाला अ, ये वाला पॉइंट प्रस्तावना संविधान का नहीं कहा गया, ये मौलिक अधिकार संशोधित किए जा सकते हैं, ये वाला पॉइंट इससे रिलेटेड होता है ना? तो ये क्लियर नहीं है, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था ऐसा ये वाला प्रश्न। चलिए इसका उत्तर यहाँ पे लिया गया है इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? तो राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत जी जनता है ना? चलिए अगला देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य, तो धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है। ठीक है, अगला है धर्मनिरपेक्षता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? इसका उत्तर आप याद रखिएगा, यह मनुष्य एवं भगवान के संबंध पर आधारित है। ठीक है, ये सही नहीं है, यह मनुष्य एवं भगवान के संबंध पर आधारित है। यहाँ पे ये जो कथन है ये भी पढ़ लीजिए एक बार। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है ना? सभी धर्मों का समान आदर करना, धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा? आप उत्तर याद रखिएगा, के एम मुंशी। के एम मुंशी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में अ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। इसका उत्तर आप याद रखिएगा, अखंडता। ठीक है, अखंडता। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के आमुख यानी कि प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन से शामिल किया गया? ये है उत्तर याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। अगला है व्याख्या। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला भी इस तरह का प्रश्न हमने देखा हुआ है ना? प्रस्तावना में लिखे गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम हो जाएगा, पहले नंबर पर अपना ये न्याय है ना, दूसरे नंबर पर स्वतंत्रता, और फिर समानता, और फिर भ्रातृत्व। एक सॉरी, चार एक दो तीन, चार एक दो तीन, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। अगला देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों का सही क्रम है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता, अखंडता, बंधुता, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित। ठीक है, और फिर आज का आखिरी प्रश्न, किस हिंदी वर्ष विक्रमी संवत में संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया किया था? तो इसका उत्तर 2006। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे सारे प्रश्न आज के समाप्त होते हैं। तो अ, मैं ऐसे ही बेसिक बेसिक टॉपिक्स सभी स्टार्टिंग में लेकर के आ रही हूँ। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है या फिर आपको थोड़ा लगता है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक्स आने वाला है, आने वाले जो हैं, है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पॉलिटी से काफी सारे प्रश्न बनते हैं और है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमको इसको, है ना, अ, देखना ज़रूरी है, मतलब पढ़ना ज़रूरी है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं, ठीक है? तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।